नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का आज मौलवी दौरा, ब्रिज हादसे में घायलों और मृतकों के परिवार से किया मुलाकात। सुकेश चंद्रशेखर की दिल्ली के एलजी को चिट्ठी, सत्येंद्र जैन ने कहा, सत्येंद्र जैन ने मुझसे 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ली थी, हमलावर हुई बीजेपी। मोरबी हादसे की न्यायिक जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को करेगा सुनवाई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले हर अच्छे काम को रोकने के लिए हो रही है कोशिश। और सीएम शिंदे के ओएसडी को मिली जान से मारने की धमकी, नक्सलियों ने लाल स्याही से लिखकर भेजा पत्र। अब खबरें विस्तार से। मोरबी हादसे की वजह से गुजरात समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। गौरतलब है कि रविवार को गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूट जाने से हुए हादसों में अब तक 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी अस्पतालों में कई लोगों के इलाज जारी हैं। इसी बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे मोरबी पहुंचे। यहाँ वह ब्रिज हादसे में घायलों और मृतक के परिवार से मुलाकात भी किया और हालात का जायजा भी लिया। तो साफ तौर पे ये देखा गया कि गुजरात में जो हादसा हुआ था केबल ब्रिज गिर जाने से, उसका आज पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो जायजा लेने पहुंचे और अस्पताल में जो है घायलों का कई तरीकों से इलाज चल रहा है, उनकी जान की बचाने की कोशिश की जा रही है। ब्रिज हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिज टूट जाने से कई लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है। अस्पतालों में कई लोगों का इलाज जो है वो जारी है, उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी बीच जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा कल रद्द कर दिया था, लेकिन आज वे घायलों के परिजनों से, साथ ही मृतकों के परिवारों से भी मिलने के लिए पहुंचे और लोगों को पहुंचकर संतावनाएं दी। साथ ही वहाँ मौलवी दौरे का जो है वो आज मौलवी का जो दौरा है उन्होंने भी आज किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में दावा किया कि उसने आप नेता को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए और दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में एक अहम पद के लिए पार्टी को 50 करोड़ का चंदा भी दिया था। मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि यह बड़ा मामला है। सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि अभी जेल में है, उनको प्रोटेक्शन मनी दिया गया था। पार्टी को भी करीब 50 करोड़ रुपए दिए गए थे। कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्शन पार्टी क्यों कहा जाता है। तो साफ तौर पर संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी को क्यों करप्शन पार्टी कहा जाता है। तो सुकेश चंद्रशेखर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं, उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखकर बताया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को बतौर कैश जो है वो चंदा के रूप में दिया था। आम आदमी पार्टी में एक अहम पद के लिए चंदा दिया था। आप नेता को 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए थे, 50 करोड़ रुपए भी उसने चंदा के तौर पर दिया था। मामले को लेकर जो है वो अब बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी को क्यों करप्शन पार्टी कहा जाता है।
गुजरात के मौलवी के पुल टूट जाने से लगभग 140 लोगों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने पूरे देश में पुरानी इमारतों का सुरक्षा आकलन किए जाने की मांग की है। वकील विशाल तिवारी ने याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन से घटना की सच्चाई सामने आ सकेगी। तिवारी ने चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित से मामला जल्द सुनने का अनुरोध किया। चीफ जस्टिस ने 14 नवंबर को मामला सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है और इस याचिका में देश भर में धरोहर इमारतों का सुरक्षा आकलन करने की मांग भी की गई है। साथ ही इमारतों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखने के लिए हर राज्य में विशेष विभाग बनाने की भी मांग की गई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर ही थे। उनके कई कार्यक्रम वहां पर रद्द भी किए गए। इस हादसे के बाद एक समीक्षा बैठक भी की गई जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। इस बैठक में 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक घोषित करने का फैसला लिया गया। इस बात की जानकारी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने दी और राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, कोई आधिकारिक कार्यक्रम भी नहीं किया जाएगा। तो न्यायिक जांच की मांग की गई है। मौलवी हादसा जो हुआ है उसको लेकर न्यायिक जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई की, जल्द से जल्द सुनवाई के लिए की अपील की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इनका अगला टारगेट मोहल्ला क्लिनिक है। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने साजिश के तहत योगशाला बंद कर दी। योगशाला बंद नहीं होने दूंगा, चाहे योगशाला की फीस टीचर्स को भीख मांग कर देनी पड़े। केजरीवाल ने आगे कहा कि राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों को ठीक किया है और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था शानदार है। बीजेपी के लोग साजिश के तहत दिल्ली सरकार के कामों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। तो साफ तौर पर सीएम केजरीवाल ने जो है वो बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इनका अगला टारगेट मोहल्ला क्लिनिक है। ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे योगशाला नहीं बंद होने दूंगा, चाहे मुझे योगशाला के टीचर्स की फीस भीख मांगकर ही क्यों ना देनी पड़े। सीएम एकनाथ शिंदे ने ओएसडी डॉक्टर राहुल गेठे को नक्सली संगठन ने जान मारने की धमकी दी है। गौरतलब है कि इससे पहले नक्सलियों ने सीएम शिंदे को भी जान से मारने की धमकी दी थी। नक्सलियों ने डॉक्टर राहुल के घर पर लाल स्याही से लिखकर धमकी भरा पत्र भेज दिया। बता दें कि डॉक्टर राहुल बीते 5 सालों से सीएम शिंदे के ओएसडी हैं। जब सीएम शिंदे गढ़चिरौली जिले के गार्जियन मिनिस्टर थे तब डॉक्टर राहुल ने वहां कई विकास के कार्य करवाए थे। जब शिंदे जो है वो सीएम बने तब भी उन्होंने नक्सली जिले गढ़चिरौली में विकास कार्य की गति को बढ़ावा दिया था। इन कामों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी डॉक्टर राहुल के पास है। वहीं नक्सली संगठन नहीं चाहते हैं कि गढ़चिरौली के गांव-गांव तक सड़कें, स्कूल, बिजली, मेडिकल हेल्थ सेंटर वगैरह वगैरह बने। इसलिए नक्सलियों ने डॉक्टर राहुल को धमकी भरा पत्र भेजा। नक्सलियों ने पत्र में लिखा कि एकनाथ शिंदे का ऑफिसर डॉक्टर राहुल गेठे बहुत उड़ रहा है और गढ़चिरौली में हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। हम हमारे भाइयों का जल्द से जल्द बदला लेने वाले हैं। डॉक्टर मौत का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार और उसकी जितनी जवाबदारी लेना है वो ले। इस पत्र के नीचे सीपीआई कमेटी भामरागढ़ एटापल्ली का नाम है। तो साफ तौर पर सीएम शिंदे के जो ओएसडी है उनको धमकी भरा पत्र जो है वो मिला है। लाल स्याही से लिखा हुआ पत्र मिला है। नक्सलियों ने डॉक्टर राहुल को
घर पर पत्र भेजा। डॉक्टर राहुल जो है वो बीते 5 सालों से सीएम शिंदे के ओएसडी रहे हैं। उन्होंने कई विकास कार्यों को नक्सली क्षेत्र में कई विकास कार्य भी करवाए हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। ओ जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। देश की राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक फुटवियर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 मजदूरों की झुलस कर मौत हो गई, जबकि कुछ लोग वहीं झुलस कर रह गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सबकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आग की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और जानकारी के अनुसार नरेला इलाके से सुबह 9:35 पर फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलने पर 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्रियों की पहले और दूसरे तल पर आग लग गई थी। आग लगने की वजह का फिलहाल अभी खुलासा नहीं हो पाया है और भीषण आग की लपटों में कई लोग घिर कर रह गए। दमकल विभाग की टीम ने 3 लोगों को बचा लिया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई है। आग कैसे लगी इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। तो दिल्ली के नरेला में आज सुबह भीषण आग लग गई। 9:35 पर ये घटना हुई। घटना स्थल पर ही 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी आग के कारण और कुछ लोग जो है वो बुरी तरह से झुलस गए। झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया गया। फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। तो नरेला के फुटवियर बनाने वाले फैक्ट्री में ये भीषण आग आज सुबह लग गई। उत्तर प्रदेश में केसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लेते हुए एक विवादित बयान दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए उनके पूर्वजों को हिंदू बताया और कहा कि मैं सब जानता हूं, उनके बाबा के पिता का नाम तुलसी राम दास था। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा में 3 दिवसीय आयोजित ग्रैंड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहुंचे थे। वो भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार भी उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसी राम दास था। मैं उनकी पार्टी की गारंटी लेता हूं और कहता हूं कि वो एक हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। वहीं सपा नेता आजम खान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आजम खान साहब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने बलरामपुर से सपा नेता रिजवान खान को लेकर भी बयान दिया।
उन्होंने कहा कि मुझे इनके बारे में जानकारी है कि ये हिंदू है। पूर्व एमएलसी महफूज खान पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि महफूज खान को लेकर उन्होंने जानकारी है कि वो कलहंस ठाकुर थे, ये भी हिंदू है। यहाँ जहाँ जानकारी है वहाँ मैं बोल रहा हूँ। तो साफ तौर पर बीजेपी की जो नेता है, बीजेपी के जो सांसद है, उनका ये विवादित बयान देखने को मिला। बीजेपी की सांसद ने ओवैसी पर बयान देते हुए कहा कि मैं ओवैसी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो एक हिंदू थे, उनके पिता का नाम तुलसी राम था। मंगलवार सुबह मध्य प्रदेश के कई जिले में भूकंप जो मध्य प्रदेश है वो भूकंप के झटकों से कांप उठा। प्रदेश के जबलपुर समेत 6 जिलों में सुबह लगभग 9 बजे 4.3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी भी तरह का जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। मीडिया में आई खबर के अनुसार सुबह 8:43 पर जबलपुर समेत आसपास के 6 डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और उमरिया जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 5 सेकंड तक लोगों ने जमीन में कंपन महसूस की। भूकंप का केंद्र जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर और डिंडौरी से 10 किलोमीटर दूर रहा। भूकंप का हाइपो सेंटर 10 किलोमीटर की गहराई पर मिला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 22 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। अब तक आम आदमी पार्टी ने 108 उम्मीदवारों की नाम का ऐलान कर चुकी है और इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 7वीं सूची जारी कर दी थी। राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा जारी की गई इस सूची में 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। शुक्रवार को जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई उसमें कारी, गांधीनगर, बड़वान, मोरवी, जसदान, जेतपुर, कालावाड़, जामनगर, महमेदाबाद, लूनावाड़ा, साखेड़ा, मांडवी और महोबा शामिल है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के रूप में आम आदमी पार्टी ने क्रमशः HK डाभी, मुकेश पटेल, हितेश वज्रंग, पंकज रनसरिया, तेजस गाजीपारा, रोहित भूबा, डॉक्टर जिग्नेश सोलंकी, प्रकाश डोंगा, प्रमोद भाई चौहान, नटवर सिंह सोलंकी, रंजन टांडवी, सान्या बेन गामित और कुंजन पटेल धोड़िया के नामों की घोषणा की गई है। इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से काफी दिलचस्प हो गई है। आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में न सिर्फ मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की बात कह रही है, बल्कि हिमाचल में तो पार्टी ने 60 से अधिक सीट जीतने की भी बात कह दी है। आम आदमी पार्टी के सदस्य और हिमाचल के आप के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि आप राज्यों में 60 से अधिक सीटें जीतने वाली हैं। यूपी के फतेहपुर में जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ीवा मोहल्ले में छठी के कार्यक्रम में गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग में मासूम बच्चे, महिलाएं समेत 13 लोगों की बुरी तरह से मौत हो गई। घर की महिलाओं सहित बच्चों की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े और सभी को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने तीनों लोगों की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर हैलेट रेफर कर दिया। और दरअसल फतेहपुर के गरीबा मोहल्ले जहां छठी बैरहो के कार्यक्रम में पूरा परिवार इकट्ठा होकर खुशियां मना रहा था कि तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। घर में मौजूद मासूम बच्चे सहित 13 लोग झुलस गए। झुलसे हुए लोगों की माने तो गैस सिलेंडर में रिसाव के दौरान गैस सिलेंडर का पाइप तेज आवाज के साथ फटने से हादसा हुआ। और वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सक की माने तो अब तक जिला अस्पताल में 13 लोगों को भर्ती किया गया है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
उन्हें कानपुर हाईलाइट रेफर कर दिया गया है। बाकी सभी झुलसे हुए लोगों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब छठी बरोहों के कार्यक्रम के लिए खाना बनाया जा रहा था। उस दौरान गैस लीकेज होने लगा और पाइप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आने से खाना बनाने वाली महिला समेत 13 लोग आग में झुलस गए। इसी के साथ ही 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने 3 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर हाईलाइट रेफर कर दिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज अलग अलग पार्टियों के कई सदस्य दिख रहे हैं। बीजेपी ने भी इस चुनाव में कई पुराने प्रत्याशियों के टिकट काट दिए हैं। ऐसे ही 5 नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब बीजेपी ने बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर सोमवार को प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अपने 5 बागी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने जिन नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है, उनमें बीजेपी पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी किन्नौर से, किशोरी लाल अन्नी से, मनोहर धीमन इंदौरा से और KL ठाकुर नालागढ़ और पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष कृपाल परमार भी शामिल है। पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निलंबित किए जाने के बाद पार्टी बीजेपी की तरफ से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई। पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से निलंबित कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम के दौरे पर थे। यहां उन्होंने 1913 में ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में जान गंवाने वाले आदिवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित भी किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में शामिल होने यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मानगढ़ की पहाड़ी भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के विशेष महत्व रखती है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ भील और अन्य जनजातियों ने लंबे समय तक अंग्रेजों से लोहा लिया। श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी। सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग
1500 आदिवासियों की जान चली गई। पीएम मोदी ने कहा कि मानगढ़ धाम की सेवा मेरा सौभाग्य है, यह वीरों की तपस्या और त्याग का प्रतीक है। गोविंद गुरु ने एकता और भाईचारा का संदेश दिया। साथ ही गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज के लिए लड़ाई भी लड़ी। भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना अधूरा है। पीएम मोदी ने कहा कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ वह अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का प्रकाष्ठा थी। दुनिया को गुलाम बनाने की सोच के साथ मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा लोगों को घेर कर उनको मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस बलिदान को इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। आज देश उसी कमी को पूरा कर रहा है। भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत जी और मैंने मुख्यमंत्री के रूप में साथ काम किया था, वह हमारे बहुत से मुख्यमंत्रियों से सबसे वरिष्ठ थे। आज भी यहाँ मंच पर बैठे हैं सभी मुख्यमंत्रियों में से अशोक जी सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री में से एक है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी के बीच सोमवार को 2131 मामले सामने आए। ऐसे सीजन में अब तक पराली जलाने की घटनाओं की सबसे बड़ी संख्या है। माना जा रहा है कि पराली जलाने की इन घटनाओं का दिल्ली एनसीआर की हवा पर विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं मंगलवार की सुबह दिल्ली की अधिकांश जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के अलावा आसपास के कई इलाकों में भी हवा में काफी जहर घुला हुआ है। पंजाब की बात करें तो संगरूर में पराली जलाने की सबसे ज्यादा 330 घटनाएं हुई हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सूबे में 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की 16,004 घटनाएं हुई हैं और वर्ष 2020 से और 2021 में इसी अवधि के दौरान पंजाब में क्रमशः 29,615 और 13,124 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा परालियां जलाई गई हैं, जिससे आसपास के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का गंभीर खतरा पैदा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को पराली जलाने की कुल 2131 घटनाओं में से सबसे ज्यादा 330 मामले संगरूर में सामने आए। वहीं पराली जलाने के फिरोजपुर में 250, पटियाला में 202, बठेरा में 198 और साथ ही बरनाला में 126, मानसा में 123 और जलंधर में 112 घटनाएं हुई। पराली जलाने से रोकने के लिए अन्य राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान के बावजूद किसान अगली फसलों के लिए अपने खेतों को साफ करने की खातिर पराली जला रहे हैं। साथ ही पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में वायु प्रदूषण में गंभीर रूप में ले चुका है। मंगलवार की सुबह दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के पंजाबी बाग में 424, शादीपुर में 457, मुंडका में 441, अशोक विहार में 491, वहीं रोहिणी में 455, जहांगीरपुरी में 462 AQI रहा। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकांश इलाकों में भी AQI 350 से 410 के बीच में रहा। तो साफ तौर पर देखा गया कि पराली के कारण दिल्ली के इलाकों में और साथ ही उसके आसपास के इलाकों में भी जो वायु प्रदूषण बड़ी मात्रा में फैल रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है वो हवा वो जहर होती जा रही है, एकदम जहरीली हो गई है। पंजाब में जमकर जो है वो पराली जलाई जा रही है और इस पराली के कारण दिल्ली की हवा में जहर घुलकर रह गया है। गुजरात स्थित मौलवी में सस्पेंशन ब्रिज हादसे पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घड़ी बनाने वाले कंपनी को पुल का ठेका दे दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़े भ्रष्टाचार का नतीजा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग अस्वस्थ हैं वो जल्द
ठीक हो ऐसी मेरी कामना है और ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? उन्होंने सवाल किया कि बिना रखरखाव के एक्सपीरियंस के इन कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया। दिल्ली के सीएम ने कहा कि एफआईआर में ना ही कंपनी का नाम है और ना ही मालिक का नाम है। कंपनी को बचाने और मालिक को बचाने की साफ तौर पर कोशिश की जा रही है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने जो लोग इस हादसे में घायल हैं उनकी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही लोगों की मौत पर उन्होंने दुख भी जताया है और उन्होंने अपने निशाने पर लेते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया, उन पर बीजेपी पर आरोप लगाया सीएम केजरीवाल ने और कहा कि लोकल कंपनी को ब्रिज का रखरखाव का जिम्मेदारी जो है वो क्यों दी गई थी। ये बड़े भ्रष्टाचार का नतीजा है जो ऐसा हादसा हुआ। लोगों की मौत जो है वो काफ़ी दुखद है। एफआईआर में ना ही कंपनी का नाम है और ना ही मालिक का नाम है। तो साफ तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये सारे बयान दिए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। वह इस दौरान लोगों से भी मिल रहे हैं। वहीं सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर तंज भी कसा था। इसके बाद तेलंगाना सरकार में मंत्री के टी रामाराव ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। मंत्री के टी रामाराव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अमेठी में अपनी लोकसभा की सीट भी नहीं जीत सकते। वह तेलंगाना के सीएम केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी का उपहास कर रहे हैं। आगे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनने से पहले लोगों को सांसद के रूप में चुनने के लिए राजी करना चाहिए। तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस के बीच संबंध के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मानना है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं। उनकी सोच का स्वागत है। वह यह भी सोच सकते हैं कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं। गौरतलब है कि अगले साल 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस बार कांग्रेस और टीआरएस एक दूसरे के सामने होंगी, यह भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस और टीआरएस के बीच गठबंधन की संभावनाओं की चर्चा भी जो है वो चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे नकार दिया। उससे पहले कई कांग्रेसी नेता ने इस संभावना को नकार चुके हैं। तो साफ तौर पर केसीआर के मंत्री जो है उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है कि खुद तो वो अमेठी से सीटें जीत नहीं पाते हैं और चले हैं केसीआर का मजाक उड़ाने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।